तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में यानी आज के उड़ीसा में प्रभावती बोस और जानकी नाथ बोस के घर हुआ था। सुभाष ने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल यानी वर्तमान में कहे जाने वाले स्टीवर्ट हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग और प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। 16 वर्ष की आयु से ही उन पर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण का काफी प्रभाव था। इसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें नेशनल सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया। 1920 में उन्हें सिविल्स की परीक्षा पास की, लेकिन 1921 में उन्होंने सिविल सर्विस से अपना नाम पीछे ले लिया और भारत वापस आ गए। उसके बाद वे असहयोग आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में शामिल हुए, जिसकी शुरुआत बापू महात्मा गांधी ने की थी। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने बोस को चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो आगे चल के उनके राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिकल गुरु बने। 1925 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण मेंडली की जेल में डाल दिया गया था। फिर 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी बने और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए नेताजी कई देशों में गए। बोस जब 1934 में वीना में थे, उन्हें अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल लिखने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। तब वे एमिली नाम की लड़की से मिले। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एमिली नामक इस लड़की से हिंदू रस्मों से शादी भी की थी और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अनीता बोस है। अनीता बोस का नाम चर्चा में तब आया जब 2022 में नेताजी के स्टैचू का दिल्ली में उद्घाटन किया गया। उसके साथ 1938 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए चुना गया और नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनाई गई, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई। उनके ये विचार गांधी जी के कॉटेज इंडस्ट्रीज और देश के बाहर के सामान का ना इस्तेमाल करने से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। इन्हीं सब कारणों से 1939 में उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बोस ने भारतीय लोगों को बिना पूछे जंग पर भेजने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन किया, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। पर अंग्रेज भी उनके हौसलों को तोड़ने में कामयाब ना हो पाए और उन्हें कुछ ही दिन में रिहा कर दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि यहाँ से सुभाष चंद्र बोस का देश को आज़ाद करवाने का सपना और मजबूत हो गया। फिर वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को चकमा देकर 1941 में भारत से भागकर अफगानिस्तान के रास्ते से जर्मनी चले गए। इस सफ़र दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट से बचने के लिए उन्होंने कई भेष बदले। इसी समय बोस ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल लिखी, जिसमें उन्होंने 1920 से लेकर 1940 तक के सफ़र पर चर्चा की थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में बैन कर दी थी। जर्मनी जाकर वह नाजी लीडर्स और हिटलर से मिले ताकि वो उनकी मदद से अपनी एक फ़ौज तैयार करें। उन्होंने यहाँ दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दोस्त की नीति अपनाने का सोचा। सबका दुश्मन एक ही था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। वहाँ बोस ने जर्मन के द्वारा पकड़े हुए युद्ध के भारतीय कैदियों को इकट्ठा किया और फौज बनानी शुरू की। यहीं पर उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की भी शुरुआत की, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पाश्तो
मिलाकर 7 भाषाओं का प्रयोग किया गया। 1943 में जर्मनी से ज़्यादा मदद न मिलने के कारण वो जापान सबमरीन से सफ़र करके चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के मिशन को जापानी सरकार की मदद से पूरा करना शुरू किया। आज़ाद हिंद फौज बनाने में बहुत बड़ा योगदान रास बिहारी बोस का भी था, जो भारत से भागकर कई वर्षों तक जापान में रहे और उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के साथ इस फौज की स्थापना की। बोस आज़ाद हिंद फौज के लीडर बने और यहीं से उनका नाम नेताजी भी पड़ा। फौज के लीडर होने के कारण सभी उन्हें प्यार और इज्जत से नेताजी कहने लगे। इसी दौरान अपने साथियों में जोश बढ़ाने के लिए नेताजी ने यह प्रसिद्ध नारा भी दिया। बोस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों और अंडमान और निकोबार पर अंग्रेजों की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जापान की मदद से 3 बटालियन बनाकर आक्रमण कर यहाँ पर कब्जा किया और भारत का झंडा लहराया। इन 3 ब्रिगेड का नाम था गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और तीसरी थी भारतीय महिलाओं की रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। हालांकि 1944 में कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई के बाद खाने, हथियारों और ब्रिटिश सेना ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फौज का दिल्ली चलो का नारा और सलाम हिंद देश के अंदर और बाहर बसे भारतीयों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहा। आज़ाद हिंद फौज द्वारा भारत को आज़ाद करवाने का प्रयास चाहे नाकामयाब हुआ हो, पर फौज के जज्बे और जुनून ने भारत में स्वराज की लहर की शुरुआत कर दी। एक प्रमुख अधिकारी ने तो ये भी कहा कि जिन सैनिकों ने भारत में कदम रखा वो खुशी से जमीन पर लेट गए और अपनी भारत माँ की मिट्टी को नमस्कार किया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब अटैक के कारण हालात काफ़ी खराब हो चुके थे, जिस कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान से मंचूरिया भेजने के लिए प्लेन में भेजा गया, पर रास्ते में 18 अगस्त 1945 को उनका प्लेन ताइवान में क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद भी बहुत सारे भारतीयों ने उनकी मौत की खबर मानने से इनकार कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र की मौत की असलियत जानने के लिए बहुत सारी इंक्वायरी कमेटीज बनाई गई। कुछ कमेटीज का तो यही मानना था कि बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई, जिसमें थी 1946 की फिगिस रिपोर्ट, 1956 की शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट और 1970 की खोसला कमेटी। पर 2005 की मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात को मानने से मना कर दिया। चाहे नेताजी की मृत्यु का विषय हमेशा रहस्यमय ही रहा, पर उनका नाम भारतीय दिलों पर हमेशा के लिए अमर हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास के पन्नों में फिर जीवित हो उठा जब 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे जुड़ी 100 कॉन्फिडेंशियल फाइल्स का डिजिटल वर्जन लोगों के उपलब्ध करवाया। ये फाइल्स दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखी गई हैं।